लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ। आज मैं एकम्प्लिस सह अपराधी के विषय में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। आइए देखते हैं सह अपराधी से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 सेक्शन 133 जिसमें सह अपराधी एकम्प्लिस के विषय में प्रावधान दिया गया है और कहा गया है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर की गई है, लेकिन धारा 133 जिसमें एकम्प्लिस के विषय में प्रावधान दिया गया है, इसको बताने के पहले मैं बताऊंगा कि सह अपराधी किसे कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं का यदि हम अध्ययन करें, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी भी धारा में सह अपराधी की परिभाषा नहीं दी गई है। सह अपराधी के संबंध में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में दिया गया है, लेकिन सह अपराधी की परिभाषा कहीं नहीं दिया गया है। सह अपराधी के संबंध में यदि देखा जाए कि सह अपराधी कौन होता है, तो सह अपराधी वह होता है जो किसी अपराध में सहभागी हो, किसी अपराध में सहभागीदार हो, यानी कि उसका पार्टनर हो। जैसे मान लीजिए ए और बी मिल करके एक्स के घर को लूट लेते हैं, तो इसमें दोनों क्या है? दोनों उस अपराध के सहभागीदार, उस अपराध के सहभागीदार। अगर देखा जाए तो सह अपराधी वह होता है जो किसी अपराध में सहभागिता निभाई हो। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, तो पुलिस जो है FIR दर्ज होने के बाद जो उससे संबंधित लोग क्राइम किए होते हैं उनको पकड़ती है। तो उसमें यदि एक व्यक्ति पकड़ लिया जाता है, तो वह जो है जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो अपने साक्ष्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है और कहता है कि इस अपराध को केवल मैंने नहीं किया है, बल्कि मेरे साथ अन्य लोग मिल करके अपराध किए हैं। यानी कि जो अपराध हुआ है, जब उसे न्यायालय में पेश किया जाता है गवाह के रूप में, तो वह कहता है केवल मैंने अपराध नहीं किया है, बल्कि मेरे साथ बहुत सारे लोग मिल करके अपराध किए हैं। और इस अपराध जो होता है, जो अपराध होता है जिसमें सहभागिता निभाते हैं लोग, इसमें किस प्रकार से सहभागिता निभा सकते हैं, इसके श्रेणियों को यदि हम देखें, तो वर्गीकरण को देखें, तो यहाँ जो है लिखा हुआ है सह अपराधी की श्रेणियाँ। यह किस रूप में हो सकते हैं? पहला, प्रमुख अपराधी के सहभागी हो सकते हैं, यानी कि यदि कोई अपराध हुआ है उसमें एक मेन भागीदार, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग, यानी कि एक प्रिंसिपल और इसके अलावा बहुत सारे लोग, तो वह सहभागिता यानी कि मुख्य व्यक्ति है और उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वह सहभागीदार माने जाएंगे, वह सह अपराधी माने जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रेरक, अबेटर के संबंध में आप देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 में दुष्प्रेरक के संबंध में प्रावधान किया गया है और कहा गया है दुष्प्रेरक उसे माना जाएगा जो 3 प्रकार से कार्य करता हो। एक तो उकसा करके कोई कार्य करे या उकसावे में आकर कोई कार्य करे, दूसरा षड्यंत्र करे, तीसरा सहायता करे, यानी कि चाहे उसको इनिस्टिगेट किया गया हो या कॉन्स्पिरेसी या उसको जो है सहायता प्रदान किया गया हो, यानी कि उस अपराध को करने में बहुत सारे लोग मिलकर के सहभागिता निभाए हों, या कोई क्या किया हो, उसको एवेट किया हो, या वो कॉन्स्पिरेसी की हो, कई सारे लोग मिलकर के षड्यंत्र किए हों। तो ये जो है, ये जितने हैं ये सभी जो है
सह अपराधी में आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि सह अपराधी के संबंध में और जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूं कि सह अपराधी और कौन लोग हो सकते हैं। जैसे रिश्वत, जो व्यक्ति रिश्वत देता है, जो घूस देता है, जो रिश्वत देता है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जो है सह अपराधी माने जाते हैं। यानी कि जो रिश्वत देता है और जो लेता है वो दोनों सह अपराधी माने जाते हैं। इसी प्रकार जो चुराई गई संपत्ति है, जो चुराई गई संपत्ति है, यदि कोई व्यक्ति चुराई गई संपत्ति को खरीदता है तो जो चुराया है वह भी अपराधी है और जो चुराई हुई संपत्ति को खरीदता है वह भी अपराधी है। तो यह मैंने आपको बताया कि सह अपराधी की श्रेणियां क्या क्या हो सकती हैं। एक मुख्य भागीदार, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों, और दूसरा मैंने बताया कि अबेटर में उकसा करके, षड्यंत्र करके और उसके बाद जो है साशय सहायता प्रदान करके, साशय सहायता प्रदान करके अगर करते हैं तो यह भी अबेटर में ही माने जाएंगे। उसके बाद सहयोगी, और किसी अन्य प्रकार से कोई सहायता करता है, अगर किसी अन्य प्रकार से कोई सहायता करता है, चाहे धन दे करके, चाहे कोई अवैध हथियार उपलब्ध करा करके, तो वह भी जो है सहभागीदारी उनकी होगी, वह भी सहभागीदार होंगे। अब हम देखेंगे कि जो न्यायालय में पेश होता है, यानी कि अपराध हुआ और पुलिस जब घटना हुई उसमें एक व्यक्ति को पकड़ती है और उसको पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश करती है और वह गवाह के रूप में पेश होता है, तो वहां आप देखेंगे कि जब वह गवाह के रूप में पेश होता है तो बहुत सारे लोगों के नाम को बताता है। तो प्रश्न उठता है, जो नाम को वह बताता है तो क्या उसके कहने के आधार पे दूसरे को हमको सजा सुना देना चाहिए, उसके सजा के संबंध में विचार करना चाहिए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में गवाह के रूप में उपस्थित है और किसी उस जो घटना हुई है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल बताता है, तो क्या जो गवाह उपस्थित हुआ है उसी के आधार पर दूसरे व्यक्ति के अपराध के संबंध में विचार होना चाहिए या उस पर सजा सुना देना चाहिए, यानी कि उसको भी दोषी मान लेना चाहिए। अर्थात जो गवाह कोर्ट में पेश हुआ है उसी के बयान के आधार पे क्या दूसरे को सजा सुना देना चाहिए। इसी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 प्रावधान करती है, कहती है सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। यानी कि जो व्यक्ति कोर्ट में गवाही दे रहा है, जो व्यक्ति कोर्ट में गवाही दे रहा है, उस गवाही के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम को बता रहा है, तो वह क्या होगा, वह सक्षम गवाह होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा, वह सक्षम गवाह होगा। और दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाज पर की गई है। अर्थात धारा 133 के कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति कोर्ट में गवाही दे रहा है जिसके आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को सजा के संबंध में न्यायालय विचारण कर रहा है, तो यदि उसके आधार पर, उसके बयान के आधार पे केवल न्यायालय यदि सजा सुना देता है, कोई कार्रवाई कर देता है, तो वह अवैध नहीं होगा, क्योंकि यह कह रहा है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। और दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है, कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाज पर की गई है, कि केवल उसी व्यक्ति के कहने के आधार पर न्यायालय जो है सजा सुनाता है, उसके साक्ष्य के आधार पर न्यायालय उसके अपराध के विचार पर विचार करता है, जो सह अभियुक्त है, सह अपराधी है, तो यहाँ जो है न्यायालय जो कार्य करेगा वह गलत नहीं होगा। अब देखेंगे धारा 114 का दृष्टांत ख, सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती है। यानी कि धारा 114 का दृष्टांत ख, धारा 114 का दृष्टांत ख कहता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। यह धारा 114 का दृष्टांत एक अलग प्रावधान करता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, यानी कि केवल उसी के कहने पे हमको सजा नहीं देना चाहिए। और धारा 114 का दृष्टांत ख कहता है कि जो सह अपराधी कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है
जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती, यानी कि किसी अन्य साक्ष्य के माध्यम से जब तक न्यायालय विचार नहीं कर लेता तब तक उसे सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग यदि धारा 133 और धारा 114 का दृष्टांत अगर पढ़ते हैं तो उनके मन में प्रतीत होता है कि दोनों धारा एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, लेकिन नहीं, यह कहीं से प्रतीत नहीं होता है। यानी कि धारा 133 और धारा 114 का दृष्टांत ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि यदि दोनों धाराओं को एक साथ पढ़ें हम, यदि दोनों धारा 133 और धारा 114 का दृष्टांत दोनों को एक साथ पढ़ें तो हमको स्पष्ट होगा पढ़ने के बाद कि दोनों धारा एक दूसरे को सपोर्ट प्रदान कर रही हैं। एक धारा एक दूसरे की पूरक है, बल्कि विरोधी नहीं है, एक दूसरे की पूरक है। अर्थात धारा 133 और धारा 114 का दृष्टांत एक दूसरे की विरोधी नहीं है, एक दूसरे की पूरक है। अर्थात निष्कर्ष यह है कि सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर अगर न्यायालय दूसरे व्यक्ति के सहभागिता के संबंध में विचार कर रहा है तो वह व्यक्ति सक्षम साक्षी माना जा सकता है, लेकिन न्यायालय को क्या करना चाहिए, उसे अन्य साक्ष्यों द्वारा उसे संतुष्ट करना चाहिए। यानी न्यायालय को अन्य साक्ष्यों के माध्यम से सह अपराधी के साक्ष्य को संतुष्ट करना चाहिए, उसके बाद ही न्यायालय को सजा सुनानी चाहिए। कंक्लूजन यह हो गया कि केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि उसे तात्विक विशिष्टियों किसी अन्य साक्ष्य द्वारा उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती है। जब तक उसको कन्फर्म कर नहीं लिया जाता है तब तक उसको सजा नहीं सुनाया जा सकता है। और न्यायालय को इस काम को करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और न्यायालय केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दूसरे व्यक्ति को सजा नहीं सुना सकता है जब तक कि उसके साथ कोई अन्य सबूत न हो। यानी कि न्यायालय को क्या करना होगा, उसे तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि करनी होगी, उसे कन्फर्म करना होगा। कारण क्या है, अगर हम देखें कि उसे संपुष्ट करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि संपुष्टि की आवश्यकता का जो नियम है वह सावधानी का नियम है। सावधानी का नियम इस नाते है कि जो व्यक्ति गवाही के लिए उपस्थित हुआ है, किसी मामले में पकड़ा गया है और दूसरे व्यक्ति के नाम को बता रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। कारण क्या है, क्योंकि वह हो सकता है कि अपने ऊपर जो उसके ऊपर दोष लगा हुआ है, जो एलिगेशन लगा हुआ है, अपना एलिगेशन हटाने के लिए जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, अपना एलिगेशन हटाने के लिए, अपने दोष को हटाने के लिए दूसरे के सर पे दोष को मढ़ दे, यानी कि दूसरे के नाम को उसमें व्यक्त कर दे। अर्थात ऐसा हो सकता है कि वह षड्यंत्र के माध्यम से ऐसा करे। तो यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है और कोर्ट में उसे पेश करती है तो वह कहती है कि आप जो है प्रूवर के रूप में आइए, अगर तुम जो है अन्य लोगों का नाम बता दोगे तो आपको क्षमा प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जो सह अपराधी पकड़ा गया है दूसरे के विषय में बयान देता है, बात करता है कि मेरे साथ वह भी शामिल था, तो पुलिस कहती है कि अन्य लोगों का तुम नाम बता दोगे जो व्यक्ति पकड़ा गया है तो तुम्हें जो है क्षमा प्रदान कर दिया जाएगा। और इस लालच में आकर के वह क्या कर सकता है, झूठ बोल सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम को लगा सकता है, या यह कर सकता है कि अपने दोष को हटा करके, अपने लांछन को हटा करके अपने उसके ऊपर जो लगा एलिगेशन है उसको हटाने के लिए दूसरे व्यक्ति के नाम को बता दे। पहला। दूसरा हो सकता है कि वह व्यक्ति अनैतिक और दुष्ट व्यक्ति हो, इस नाते इस काम को करे। ऐसा भी हो सकता है कि वह क्षमा प्रदान करने के लिए कि हमको क्षमा प्रदान कर दिया जाए, वह झूठी खसम को खा ले और दूसरे व्यक्ति के नाम को फंसा दे। इस नाते अगर सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पे दूसरे व्यक्ति के सजा पर न्यायालय विचार कर रहा है तो न्यायालय को चाहिए
कि सावधानी बरतना होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो सह अपराधी है जो बयान देता है वह हो सकता है कि अपने दोस्त को हटाने के लिए दूसरे के नाम को बता दे, और क्षमा प्रदान कि उसे क्षमा मिल जाएगा इस नाते भी उसे ऐसा कर सकता है। और तीसरा, मैंने जैसे बताया कि वह अनैतिक और दुष्ट व्यक्ति हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के नाम को बता करके अपने को बचने का वह प्रयास करे या षड्यंत्र के माध्यम से ऐसा करे। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि न्यायालय जब भी सह अपराधी के बयान पर भी न्यायालय विचार करे या उसकी गवाही पर विचार करे तो न्यायालय को उसे तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि होना आवश्यक है। जैसा मैंने बताया कि कुछ कारण है जिसके आधार पर न्यायालय को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वह व्यक्ति क्या हो सकता है, अपना एलिगेशन हटा करके दूसरे पर लगा दे, अनैतिक और दुष्ट व्यक्ति हो, और क्या है वह जो है क्षमा कि उसे क्षमा मिल जाएगा, यदि वह बचा देगा तो उसे क्षमा मिल जाएगा, इस नाते ऐसा करे। और एक चीज़ और मैंने बताया कि सह अपराधी कौन कौन से हो सकते हैं, जो मुख्य अपराधी के साथ मिलकर कार्य करे, अबेटर हो, उकसा करके षड्यंत्र शासक और उसका सहयोगी हो। एक चीज बताना चाहूंगा कि ये कुल मिलाकर के कुछ प्रमुख केसों को मैं बता रहा हूं जिसमें बताया गया है कि सह अपराधी के साक्ष्य को अतिरिक्त साक्ष्यों से संपुष्टि होना आवश्यक है। आप इसे नोट कर लीजिए, जूम करके मैं इसको दिखा रहा हूं। रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। मनमोहन बनाम पंजाब राज्य AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, शेषम्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 1977। इन सभी केसों में न्यायालय ने कहा है कि धारा 133 और धारा 114 का दृष्टांत एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर अगर न्यायालय विचार कर रहा है दूसरे व्यक्ति के अपराध के संबंध में, तो न्यायालय को उस सह अपराधी के साक्ष्य पर विचार करना होगा, साथ ही साथ उसे अतिरिक्त साक्ष्यों से, अतिरिक्त तात्विक विशिष्टियों से उसे संतुष्ट करना आवश्यक होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, एक ट्रैप विटनेस होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट 5 साक्षी, ट्रैप विटनेस होता है 5 साक्षी। इसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति को जो है परखने के लिए कि यह व्यक्ति अपराध करता है कि नहीं, लालची है कि नहीं, यह षड्यंत्र में शामिल है कि नहीं, इस प्रकार की रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं, इसको जांचने के लिए एक ट्रैप, एक जाल बुनता है। तो प्रश्न उठता है कि जो ट्रैप विटनेस होता है, जो पुलिस के कहने पर किसी कार्य को करता है, तो क्या वह सह अपराधी होगा? वह सह अपराधी नहीं होगा। यह स्पष्ट कर लीजिए कि जो 5 साक्षी है, जो ट्रैप विटनेस है, वह सह अपराधी नहीं है। तो ये जानकारी मैंने प्रदान किया कि सह अपराधी किसे कहा जाएगा। एक बार पुनः सुन लीजिए संक्षेप में सह अपराधी की परिभाषा कि सह अपराधी किसे कहा जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी सह अपराधी की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सह अपराधी उसे माना जाता है कि जो व्यक्ति किसी अपराध में सहभागीदार होता है। वह सहभागीदार किसी भी रूप में हो सकता है। वह जो है प्रमुख अपराधी के साथ हो सकता है, वह अबेटर हो सकता है, अबेटर में उकसा करके वह कार्य कर सकता है, या षड्यंत्र कर सकता है, या किसी के साथ सहायता करे, और मैंने बताया कि वह उसका सहयोगी हो सकता है। तो धारा 133 और इस धारा 114 का दृष्टांत ख, ये दोनों धाराएं सह अपराधी के साक्ष्य के संबंध में प्रावधान करती है। यदि सह अपराधी कोई साक्ष्य देता है तो क्या उसी के आधार पे दूसरे व्यक्ति को सजा सुनाया जाना चाहिए। धारा 133 कहती है कि सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा, उसकी दोषसिद्धि इसलिए अवैध नहीं है कि किसी सह अपराधी का संपुष्ट परिसाक्ष्य पर की गई हो। लेकिन धारा 114 का दृष्टांत कहता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, जब तक कि
तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। यानी कि सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को सजा नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि उसे अन्य साक्ष्यों द्वारा संपुष्ट करना चाहिए। ऐसा ही इन केसों में न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है। और मैंने बताया कि सह अपराधी कौन कौन से लोग हो सकते हैं, जो रिश्वत देते हैं और लेते हैं, या चुराई गई संपत्ति को खरीदते हैं या चुराते हैं, सभी सह अपराधी हैं। लेकिन जो पास साक्षी है, जो ट्रैप विटनेस है, वह सह अपराधी नहीं है। मैं आपको सह अपराधी के संबंध में धारा 133, धारा 114 का दृष्टांत ख से अवगत और इन सभी केसों से आपको अवगत कराया और निष्कर्ष बताया कि धारा 133 और धारा 114 का दृष्टांत ख का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष एक बार पुनः आप सुन लीजिए कि केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को सजा नहीं सुनाना चाहिए, उसे अन्य साक्ष्यों द्वारा उसे संपुष्ट कर लेना चाहिए। अगर धारा 133 और धारा 114 के दृष्टांत ख में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अब एक छोटी सी धारा 134 जो है साक्ष्यों की संख्या के विषय में बात करती है। धारा 134 बहुत ही छोटी धारा है, एक लाइन की धारा है। इसमें कहा गया है कि तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की विशिष्ट संख्या, तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। यानी कि धारा 134 जो है नंबर्स ऑफ विटनेसेस, यानी कि किसी मामले में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होनी चाहिए, किसी मामले में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होगी, कितने बयान की आवश्यकता होगी। तो धारा 134 कहती है तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। यानी कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आपको संख्या पे नहीं जाना है। अगर एक ही व्यक्ति का साक्ष्य है तो न्यायालय उस पर भी सजा सुना सकता है, क्योंकि विशिष्ट संख्या का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि हम कह दें इसका निष्कर्ष धारा 134 का निष्कर्ष यह है कि साक्ष्य का वजन होना चाहिए, साक्ष्य महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसकी संख्या अधिकता को लेकर के हमको नहीं जाना है। यानी कि यदि साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जैसे किसी मामले में ओरल एविडेंस है और डायरेक्ट एविडेंस है, तो हमको डायरेक्ट एविडेंस पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ओरल एविडेंस अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारा 134 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें नंबर ऑफ विटनेसेस की बात की गई है, साक्ष्यों की संख्या की बात की गई है। और धारा 134 कहती है कि तथ्य को साबित करने के लिए, फैक्ट को प्रूव करने के लिए किसी विशिष्ट गवाह की आवश्यकता नहीं होती है कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस हों, कितने गवाह हों, बल्कि साक्षी का गवाह जो गवाही दे रहा है वो साक्ष्य महत्वपूर्ण होना चाहिए। नंबर महत्वहीन है, गवाहों की संख्या महत्वहीन है। अगर एक मामले में एक ही गवाह हो, आई विटनेस हो, तो न्यायालय सजा सुना सकता है। तो आज मैंने धारा 133 और धारा 114 का दृष्टांत ख और धारा 134 के संबंध में आपको जानकारी प्रदान किया। आप जानकारी से यदि संतुष्ट हैं तो आप ज़रूर जो वीडियो है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इससे अवगत कराइए, जिससे कि इस वीडियो से दूसरे बच्चे को भी लाभ हो, दूसरे कानून के विद्यार्थी उनको भी लाभ हो। आपको बताना चाहूँगा कि धारा 133 इतना महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी की परीक्षा में, पीएससी की परीक्षा में और जुडिशरी की परीक्षा में, एडीपीओ की परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़रूर लाइक करिए और विद्यार्थियों को में शेयर करिए। धन्यवाद।